नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि परमाणु हथियारों से लैस 5 देशों ने बुलाई अहम बैठक। तनातनी के बीच रूसी मंत्री ने किया खुलासा, एटमी युद्ध का सता रहा खतरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि इजरायल की जवाबी कार्रवाई को लेकर डरा ईरान, मिडिल ईस्ट के देशों से मांग रहा मदद, क्या मिलेगा साथ। आगे आपको बताएंगे कि एक्शन में मोदी सरकार, दागी और नॉन परफॉर्मर अफसरों की खैर नहीं। आगे जिक्र होगा कि आरएसएस देश की सेवा के लिए समर्पित, पीएम मोदी ने स्वयं सेवकों को दी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिला दीपावली का तोहफा, योगी सरकार ने जारी किया मुफ्त सिलेंडर का आदेश। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। परमाणु हथियारों से लैस 5 देशों ने बुलाई अहम बैठक। तनातनी के बीच रूसी मंत्री ने किया खुलासा, एटमी युद्ध का खतरा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 5 परमाणु हथियार संपन्न देशों का ग्रुप अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठक करने जा रहा है। 5 देशों के इस गुट की यह बैठक अगले 2 सप्ताह में हो सकती है। रूस की मीडिया ने गुरुवार को उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव के हवाले से ये दावा किया है। हालांकि रयाबकोव ने इस बैठक की किसी सटीक तारीख की जानकारी नहीं दी है और न ही ये बताया कि बैठक में किस स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। दोस्तों, यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस और पश्चिम के बीच परमाणु तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि चलते ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को एक मंच पर ला सकती है। ये सभी परमाणु सशस्त्र देश हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर हैं। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजरायल की जवाबी कार्रवाई को लेकर डरा ईरान, मिडिल ईस्ट के देशों से मांग रहा मदद, क्या मिलेगा साथ। जी दोस्तों, ईरान ने 1 अक्टूबर को मिसाइल हमलों से इजरायल को हिलाकर रख दिया, लेकिन अब ईरान की सरकार इजरायल की जवाबी कार्रवाई को लेकर डरी हुई है। वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ राजनयिक तरीकों से बातचीत कर रही है। बातचीत का उद्देश्य ये जानना है कि क्या ये देश इजरायल की ओर से होने वाले हमले को कम कर सकते हैं। अगर ये बातचीत फेल होती है तो ईरान उम्मीद कर रहा है कि उसे अपनी रक्षा करने में मदद मिलेगी। ईरान के हमले के बाद अमेरिका इजरायल से कहता रहा कि वो ईरानी न्यूक्लियर साइट या तेल भंडार को निशाना ना बनाए। ईरान की चिंता इस बात को लेकर है कि क्या इजरायल अमेरिका का कहना मानेगा या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक्शन में मोदी सरकार, दागी और नॉन परफॉर्मर अफसरों की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खराब प्रदर्शन करने वाले और भ्रष्टाचार के दागियों पर अब नकेल कसने को लेकर केंद्र सरकार की मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सचिवों को आदेशित किया है कि वो नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। यह नियम सरकार को सार्वजनिक हित में अपने किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण आधार देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बुधवार को सभी केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस पेंशन नियमों के मौलिक नियम 56J का जिक्र किया। यह नियम बताता है कि उपयुक्त प्राधिकारी किसी भी ऐसे सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकता है जो उसकी राय में सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में सरकार को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने का वेतन और भत्ता देने की आवश्यकता होती है। बताया गया कि 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारी इस नियम से प्रभावित हो सकते हैं। और इसी तरह नियम 48 में कहा गया है कि किसी भी समय जब कोई सरकारी कर्मचारी 30 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी सेवानिवृत्ति के लिए कह सकते हैं। सूत्रों द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था कि सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शन करने, लोगों के मुद्दों को हल करने और जीवन को आसान बनाने की जरूरत है। विभाग नकारे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसे और अधिक करने की जरूरत है। वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान स्क्रीनिंग प्रणाली कर्मचारियों की रैंकिंग पर नहीं बल्कि बेंचमार्क पर आधारित है। सभी कर्मचारियों को उनके वरिष्ठों द्वारा बेंचमार्क से ऊपर की वरिष्ठ रैंकिंग रेटिंग मिलती है, जिससे वो पदोन्नति के मानदंडों को पार कर जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छा शासन और विकास कार्यों को लोगों द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक और जम्मू कश्मीर में अच्छे प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जन शिकायतों का व्यापक और तुरंत समाधान किया जाए, फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर न धकेला जाए। और उन्होंने सचिवों और राज्य मंत्रियों से शिकायतों के समाधान के लिए सप्ताह में 1 दिन निकालकर उनकी निगरानी करने को कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस देश की सेवा के लिए समर्पित, पीएम मोदी ने स्वयं सेवकों को दी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
के 99वें संस्थापना दिवस के अवसर पर संघ के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आरएसएस देश की सेवा के लिए समर्पित है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संगठन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर अपने स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की सराहना करते हुए कहा कि मां भारती के प्रति इसका संकल्प और समर्पण हर पीढ़ी को प्रेरित करता है और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने आगे कहा कि 1925 में गठित आरएसएस को भाजपा का वैचारिक संरक्षक माना जाता है और इसके स्वयंसेवकों ने दशकों से इसके संगठनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के पदाधिकारी हमेशा भाजपा की राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों में महासचिव के पद पर रहते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि पार्टी संगठन वैचारिक सामंजस्य और अनुशासन के साथ काम करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिला दिवाली का तोहफा, योगी सरकार ने जारी किया मुफ्त सिलेंडर का आदेश। जी हां दोस्तों, पिछले वर्ष की तरह इस साल भी प्रदेश सरकार दिवाली पर महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर का उपहार देगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली के बाद होली में भी एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन आदेश जारी किया है। सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ प्रदेश के 1.85 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। पिछले साल 2 सिलेंडर निःशुल्क उज्ज्वला लाभार्थियों को दिए गए थे। इस वर्ष लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 1.85 करोड़ हो गई है। पिछले साल करीब 85 लाख महिला लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का युवराज लॉन्च ही नहीं होता, बोले गिरिराज सिंह। हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया। जी हां दोस्तों, बीते दिनों हरियाणा में हुए चुनाव के बाद बीजेपी ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई। मतगणना के बाद से ही कांग्रेस लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठा रही है। इसे लेकर कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस जरिए ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर कहा कि कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार की यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात, हर जिलों में तैनात करेगी सीएम युवा फेलो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार कर इसे लागू करने के लिए 10 साल की योजना बनाई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे। उन्हें 40,000 के वेतन पर आउटसोर्सिंग से रखा जाएगा। 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे। राजधानी में मिशन कार्यालय बनाकर IAS को डायरेक्ट बनाया जाएगा और इसी के साथ निगरानी को जिले, राज्य, मुख्य सचिव स्तर पर भी 3 कमेटियां बनेंगी। मिशन डायरेक्टर, एडिशनल मिशन डायरेक्टर, 4 संयुक्त निदेशक, महाप्रबंधक वित्त लेखाधिकारी, 4 सहायक लेखाधिकारी, 4 डिप्टी मिशन डायरेक्टर की भर्ती प्रतिनियुक्तियां से होगी और 85 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हर महीने 15,000 रुपये दिए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूस ने चीन को दिया झटका, आर्कटिक में बर्फ का सीना चीरेंगे मेड इन इंडिया आइस ब्रेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रूस को भारत से भी जमकर मदद मिली है। भारत ने रूस से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है, वो भी तब जब रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच रूस ने भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। रूस ने अत्याधुनिक गैर परमाणु आइस ब्रेकर निर्माण के लिए भारत को चुना है और रूस ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्दर्न सी रूट का विकास किया जाए और पश्चिमी देशों के लगाए हुए प्रतिबंधों को मात दी जाए। इस समुद्री रास्ते के लिए भी रूस ने भारत को ऑफर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने ईस्ट एशिया सम्मेलन में कहा, ऐसी बात सुनकर तिलमिला उठेगा चीन, 24 घंटे में दूसरी बार साध दिया निशाना। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले आसियान भारत सालाना सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के देशों के भौगोलिक संप्रभुता को समर्थन देकर चीन की तरफ इशारा किया था।
शुक्रवार को ईस्ट एशिया सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और साउथ चाइना सी को लेकर ये सारी बातें कही, जो इस क्षेत्र में आक्रामक रवैया अपना रहे चीन को नागवार गुजरी है। मोदी ने समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र को कानून सम्मत बनाते हुए यहाँ की समुद्री गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र के संबंधित कानून से तय होने की मांग की और साउथ चाइना सी के संदर्भ में एक ठोस व प्रभावी आचार संहिता बनाने की भी बात कही, जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की 10,000 एकड़ जमीन पर होगा सऊदी अरब का कब्जा। कंगाल देश के लिए एमबीएस ने यूं ही नहीं खोला खजाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर लंबे समय से सऊदी अरब से निवेश की चाहत रखने वाले पाकिस्तान की मुराद पूरी हो गई है। सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान में $2 अरब से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिसकी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सराहना की है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर के मौके पर सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलीह और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान की जमीन पर सऊदी अरब के लिए खेती करने की डील भी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले से तिलमिलाया था चीन, अब 24 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी ने साउथ चाइना सी पर दे दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ चाइना सी एक ऐसा इलाका जहां विस्तारवादी चीन अपनी धौंस दिखाता रहता है, खुराफात करता रहता है, दादागिरी करता रहता है, आसपास के देशों को जब तब तंग करता रहता है, जहां उसने बना रखे हैं कृत्रिम द्वीप। कम से कम 3 द्वीपों का सैन्यीकरण कर चुका है, मिलिट्री बेस बना रखा है। उस साउथ चाइना सी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना बड़ी नसीहत दे दी है। 2 दिन के भीतर दूसरी बार नसीहत दी है। नसीहत ये कि दक्षिण चीन सागर की स्थिरता समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति के लिए अहम है, लिहाजा विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों कानूनों के हिसाब से हो। एक दिन पहले गुरुवार को जब भारत और आसियान ने चीन को साउथ चाइना सी में खुराफातों से बाज आने का संदेश दिया तो वो तिलमिला उठा, क्षेत्रीय मामलों में बाहरी ताकतों के दखल की कोशिश बताने लगा और इस बीच पीएम मोदी ने दूसरी बार उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब तो उसका और ज़्यादा तिलमिलाना और फड़फड़ाना तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई की मार से बचाएगी सरकार, भारत ब्रांड की दाल, चावल और आटे फिर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि त्योहारी मौसम में बढ़ती खाद्य महंगाई से मोदी सरकार आम लोगों को राहत दे सकती है। इसके लिए भारत ब्रांड के तहत दाल, चावल और आटा की बिक्री फिर से शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इसी महीने से हो सकती है। बता दें कि महंगाई की मार से आम जनता को बचाने के लिए भारत सरकार ने बाजार भाव से कम कीमत पर आटा, दाल और चावल बेचना शुरू किया था। सबसे पहले पिछले साल नवंबर से भारत आटा बाजार में उतर गया था। इसके बाद इसी साल दाल और चावल की बिक्री भी शुरू की गई। सरकार पहले सिर्फ केंद्रीय भंडार और मोबाइल वैन के माध्यम से भारत आटा और भारत चावल की बिक्री कर रही थी। बाद में इसे कई अन्य सरकारी और प्राइवेट किराना स्टोर पर उपलब्ध कराया गया, लेकिन जून में चावल और आटे की बिक्री बंद कर दी गई। फिलहाल कुछ दालों की ही बिक्री की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में सब्जी और फलों की कीमतों में वृद्धि ने खुदरा मुद्रास्फीति दर को थोड़ा बढ़ाकर 3.7% कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार मिलकर रोबोटिक्स पर करेंगे काम, अश्विनी वैष्णव बोले, युवाओं को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था और महाराष्ट्र सरकार ने स्वचालन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल उपस्थित थे। एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अश्विनी वैष्णव ने रेलवे और आईटी में कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ये समझौता ज्ञापन महाराष्ट्र में तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 9 पॉलिटेक्निक संस्था स्थापित किए गए हैं और सरकारी क्षेत्र में 43 पॉलिटेक्निक है, जबकि 300 प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्था भी कार्यरत है। पाटिल ने कहा कि केंद्र से मिली सहायता के माध्यम से इन संस्थाओं को बड़ा विस्तार किया गया है, जिससे तकनीकी शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि
NIELIT और महाराष्ट्र सरकार के बीच ये समझौता स्वचालन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा और छात्रों को नवीनतम तकनीकों के साथ जुड़ने का मौका देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला, कोयला खदान में ग्रेनेड और रॉकेट दागे, 20 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित एक कोयला खदान में बड़ा हमला हुआ है। हथियारबंद लोगों ने कोयला खदान में हमला बोला। अभी तक 20 लोगों की मौत की खबर है। घटना शुक्रवार तड़के बलूचिस्तान के डुकी इलाके की है। यहाँ स्थिति जुनैद कोयला कंपनी की खदानों पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईरान पर कैसे करें हमला, देर रात तक टीम नेतन्याहू का मंथन, रूस की एंट्री का भी डर। जी हाँ दोस्तों, बीते लगभग 3 दिनों से इजराइल, गाजा और लेबनान के बीच संघर्ष थमा हुआ था, लेकिन गुरुवार को फिर से बेरूत पर मिसाइलें बरसी। इन मिसाइल हमलों में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 117 लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल ने लेबनान में सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली हमलों का लेबनान में ऐसा खौफ है कि सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं लाखों लोगों ने पलायन कर लिया है। लेबनान पर इजराइल को हमले जारी रखने में कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन असल संकट ईरान पर फैसले को लेकर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नौसेना की संगोष्ठी स्वावलंबन 28-29 अक्टूबर को भारत मंडपम में। जी दोस्तों, भारतीय नौसेना की समुद्रिक नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी का तीसरा संस्करण स्वावलंबन 28-29 अक्टूबर को भारत मंडपम में होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल संख्या 14 में दोनों दिन वायु और सतह चौकसी, सतह में स्वायत्त शासी प्रणाली, आकाशीय और पानी के नीचे का क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम प्रौद्योगिकी वाले अत्याधुनिक उत्पादों का प्रदर्शन होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं का पांव पखारकर मातृशक्ति की आराधना की और बोले, महिला सशक्त तो समाज सुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र की नवमी तिथि पर शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में मां भगवती के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद 9 कन्याओं और बटुक भैरव के पांव पखारकर व्रत का पारायण किया। इसके दौरान उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र आदि आबादी के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की प्रेरणा प्रदान करता है। महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण होगा तो समाज स्वयं ही सशक्त और समर्थवान होगा। भारतीय मनीषियों ने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की है कि दैवीय शक्तियाँ वही वास करती हैं जहाँ उनका सम्मान होता है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज में ऐसा माहौल बनाए जिससे कि आधी आबादी और उनके साथ समाज सुरक्षित हो जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 7,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली सरकार, इनकम कम और खर्चा ज़्यादा, बीजेपी का दावा कि CAG करे इसकी जांच। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, भाजपा का दावा है कि दिल्ली सरकार का 2024-25 का बजट 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। भाजपा के दावों और आरोपों पर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश बना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में अग्रणी राज्य, योजना की अवधि 2026 तक बढ़ी। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में इस्लामिक स्टेट कायम करने का सपना देखने वालों संगठन पर गृह मंत्रालय का सख्त एक्शन, हिज्ब उत तहरीर पर लगा बैन। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने वैश्विक पैन इस्लामिक कट्टरपंथी समूह हिज्ब उत तहरीर को प्रतिबंधित संगठन घोषित करते हुए कहा कि उसका उद्देश्य जिहाद के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंककर भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है। गृह मंत्रालय ने भी HUT को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। ऐसा तब हुआ जब तमिलनाडु हिज्ब उत तहरीर मामले के संबंध में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने के प्रयास शामिल थे। बुधवार को अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने HUT संगठन के नकीब या राज्य अमीर फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया। दोस्तों, आपको बता दें कि गिरफ्तार सदस्य कथित तौर पर संगठन के केंद्रीय मीडिया कार्यालय के आदेश पर गुप्त और एनक्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपने अनुयायियों के बीच HUT की हिंसक विचारधारा फैला रहे थे। NIA के एक बयान में कहा गया कि आरोपी ने कई समूहों के बीच हिज्ब उत तहरीर की विचारधारा को फैलाने के लिए कई गुप्त बैठकें की थी और पूरे तमिलनाडु में विभाजनकारी अभियान चलाया था।
INA ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था जो कथित तौर पर चरमपंथी, कट्टरपंथी और मौलिक संगठन से प्रभावित थे, जो इस्लामी खिलाफत स्थापित करने और इसके संस्थापक तकी अल-दीन अल-नबहानी द्वारा लिखित संविधान को लागू करने की कोशिश कर रहे थे। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम शांति प्रिय देश एक दूसरे का करते हैं सम्मान, आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में बोले PM मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि मैंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि 21वीं सदी इंडिया और आसियान देशों की सदी है, जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है। भारत और आसियान की मित्रता, संवाद और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में हमारा आसियान क्षेत्रों के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया। आज भारत ने 7 आसियान देशों के साथ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और जल्द ही ब्रुनई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान के साथ विकास साझेदारी में भारत के मानव केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया और बताया कि कैसे 300 आसियान क्षेत्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति से लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और संरक्षण के लिए काम किया गया है। भारत ने कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष, हरित कोष और डिजिटल कोष में $30 मिलियन का योगदान भी दिया है। PM ने कहा कि भारत और आसियान पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ में भागीदारी है और दुनिया में तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। PM मोदी ने आगे कहा कि हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और हम अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है, जब स्थिति है दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव के बीच भारत और आसियान की दोस्ती, सहयोग, संवाद बहुत महत्वपूर्ण है।